हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुंजल सोनी। वेलकम्स यू एट श्री महावीर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। और अभी तक के फर्स्ट चैप्टर में हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम बात कर चुके थे। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हमने पिछले टॉपिक के अंदर देखी थी। और अब इस सीक्वेंस में बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जो हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा हुआ है, उस विद्युत द्विध्रुव को यदि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद आपके विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा या उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण हमने 11th क्लास में पढ़ा था, बल इनटू लंबवत दूरी। अगर कुछ याद हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर हमें इस डायग्राम के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट तो एक समान विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों में हमने देखा था कि किस प्रकार हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान एवं दिशा हर बिंदु पर समान रहे। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा आपका, अगर हम समांतर रेखाओं द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करें तो ये आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका होगा। इस केस में आपके पास किसी भी बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो उसका मान और दिशा दोनों आपको हर जगह समान मिलेंगे। इसी कारण इसको बोला जाता है एक समान विद्युत क्षेत्र। अब हमें क्या करना है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव लेकर चलना है। द्विध्रुव को हमने इस प्रकार लिया है कि द्विध्रुव की जो अक्ष है वो इस एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ कुछ थीटा कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको थीटा कोण दिया हुआ है और ये विद्युत द्विध्रुव की अक्ष आपको दी गई है, जो कि दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी आपको स्मॉल डी दी गई है। हम यहाँ पर अगर चाहें तो द्विध्रुव आघूर्ण बना सकते हैं जिसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो यहाँ पर आप इस तरीके से द्विध्रुव आघूर्ण बनाएंगे, पी वेक्टर जिसको प्रदर्शित करने का तरीका है, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी दिशा है। अब इस द्विध्रुव आघूर्ण और बाह्य विद्युत क्षेत्र जो कि आपको ई वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों के मध्य जो कोण है वो कोण आपको डायग्राम में थीटा दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि इस द्विध्रुव के ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगता है या बल आघूर्ण लगता है। तो इस द्विध्रुव पर लगने वाले बल की गणना करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि द्विध्रुव में हमारे पास दो आवेश होते हैं, एक प्लस का आवेश और एक माइनस आवेश। तो जब आपके पास कोई प्लस आवेश हम लेकर चलें और इस प्लस आवेश को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो हम पिछले टॉपिक्स में देख चुके हैं कि इस प्लस आवेश पर एक बल लगेगा और उस बल की दिशा होती है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस प्लस आवेश पर इस दिशा में बल लगेगा जो कि होगा F = QE, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो बनता है वो हमेशा बनता है प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और माइनस आवेश पर आकर के समाप्त होती हैं। तो इस कंडीशन में ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करेंगे और ये माइनस आवेश इसे आकर्षित करेंगे। तो इस प्लस आवेश पर लगने वाला कुल बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। इसी प्रकार अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लेकर के उसमें माइनस आवेश रखते हैं तो इस माइनस आवेश पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, उसकी दिशा होगी बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि यहाँ पे प्लस आवेश उपस्थित है, यहाँ माइनस आवेश उपस्थित है। प्लस आवेश इस माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और ये माइनस आवेश इसको करेंगे प्रतिकर्षित। तो उस केस में इस पर लगने वाला नेट बल जो होगा वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगा और वो परिमाण में भी आपके पास QE ही होने वाला है। तो सबसे पहले आप ये क्लियर रखें कि किस आवेश पर किस दिशा में बल लगेगा। इसके बाद हम ये क्लियर कर पाएंगे कि हमारे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव आघूर्ण पर किस प्रकार बल लगता है। तो यहाँ जो आपके पास प्लस Q रखा गया है, इस प्लस Q पर जो बल लगेगा वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगा हुआ है और उसका मान भी आपको दिया गया है F = QE। इसी तरीके से माइनस Q आवेश पर जो बल लगेगा वो भी F = QE ही लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान सभी जगह समान है, तो दोनों जगह E का मान समान रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके द्विध्रुव में जो दोनों आवेश उपस्थित होते हैं उन दोनों आवेशों का मान हमेशा समान रहता है। तो उस कंडीशन में जब Q का मान समान है और बाह्य विद्युत क्षेत्र भी हर जगह समान है, एक समान होने के कारण, तो दोनों जगह बल का जो मान होगा वो सेम रहेगा। हालांकि बल की दिशा एक दूसरे के जस्ट विपरीत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक आवेश प्लस का है तो दूसरा आवेश माइनस का है। ये माइनस साइन जो आपके पास बल में लगा हुआ है ये सिर्फ ये प्रदर्शित करता है कि बल की दिशा किस ओर है। ठीक है,
तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि इस पूरे द्विध्रुव पर जो बल लग रहा है प्लस क्यू ई ये लगा हुआ है आपके पास प्लस एक्स दिशा में, और माइनस क्यू ई लगा हुआ है माइनस एक्स दिशा में। तो जितना बल प्लस एक्स दिशा में है उतना ही बल माइनस एक्स दिशा में है, और इसी कारण आपके द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल हो जाता है 0। तो हम यहाँ यूँ कह सकते हैं कि इस द्विध्रुव के ऊपर जो लगने वाला बल होगा नेट बल, वो नेट बल आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो बात हुई आपके द्विध्रुव के ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखें आप कि ये बाह्य बल जो 0 मिल रहा है ये सिर्फ उसी कंडीशन में 0 मिल रहा है जब आपका विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का मान दोनों जगह समान है, माइनस क्यू पर भी और प्लस क्यू पर भी। यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि आपका द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस कंडीशन में दोनों जगह विद्युत क्षेत्र के मान अलग अलग होंगे और ये दोनों बल परिमाण में बराबर नहीं हो पाएंगे। तो उस केस में आपका एफ नेट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो बाह्य बल लगा हुआ है द्विध्रुव के ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, ये 0 सिर्फ उसी अवस्था में है जब आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र है। पोज करना है उसको एक बार। ठीक है, ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि आपका जो द्विध्रुव है इस पर बल तो 0 हो चुका है, परंतु बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। और इसे समझने के लिए आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पानी बह रहा है और बहते हुए पानी में आपने एक छड़ लेकर के कुछ बहते हुए पानी की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए छड़ रख दिए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस छड़ पर बल लगेगा और बल लगने के कारण ये बिंदु आगे की ओर, ये आपकी जो छड़ है वो घूम करके बाह्य जो जल का प्रवाह है उसकी दिशा में अपने आप को व्यवस्थित कर लेगी। ठीक है, पहले आपने इसको बाह्य जो पानी बह रहा है उसकी दिशा के साथ में कुछ कोण बनाते हुए आपने इस छड़ को रखा। जैसे ही पानी के कारण इस पर बल लगेगा तो ये घूम करके छड़ पानी की दिशा में व्यवस्थित हो जाएगी। उसी प्रकार जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव रखते हैं जिसमें एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश पर बल लगता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में और प्लस आवेश पर बल लगता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये दोनों बल मिल करके आपके इस द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का कार्य करते हैं। और जब भी कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो घूर्णन गति करने के लिए उत्तरदायी होता है यहाँ पर बल आघूर्ण। तो ये दोनों बल जो कि आपके द्विध्रुव पर लगे हुए हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, हालांकि इन दोनों का परिणामी बल 0 जरूर मिल रहा है, बट परिणामी बल 0 होने से ये नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। यहाँ दोनों बल मिल करके आपके इस द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का काम करते हैं। इसका मतलब वो एक बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, और उसी बल आघूर्ण की गणना हमें इस टॉपिक के अंदर करनी है कि जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में हमारे द्विध्रुव को किसी थीटा कोण पर रखते हैं तो उस कंडीशन में बल आघूर्ण कितना लगेगा इस पर। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करने से पहले हम यहाँ पर बल आघूर्ण के सूत्र को देख लेते हैं। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल आघूर्ण का सूत्र आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। इस टॉपिक को अगर अपन थोड़ा एक बार रिवाइज़ करना चाहें तो मान लीजिए ये घूर्णन अक्ष है और ये कोई आपका द्रव्यमान है, कोई ऑब्जेक्ट है, और इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी है स्मॉल r। आपने इस पर बल लगाया F, और बल लगाने के कारण ये एक वृत्ताकार पथ में घूमना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर बल आघूर्ण हम निकालना चाहें तो वो होगा बल इंटू लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या होती है? आपकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी हमें लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ जो बल लग रहा है आपके केस में वो एक ही बल था जो हमने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा, बट यहाँ जो अपने पास केस अभी चल रहा है, इस केस में आपके पास जो बल लग रहे हैं वो 2 बल हैं। तो इस केस में बल आघूर्ण का सूत्र क्या लेना है आपको? एक तो बल लेना है। बल कौन सा? दोनों बल परिमाण में समान है, तो दोनों में से किसी भी एक बल का परिमाण आप लें। तो हमने यहाँ पर एक बल का परिमाण ले लिया है, और साथ में आपको लिखना है दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। अब यहाँ पर दोनों बलों की क्रिया रेखाएँ कहाँ पर है?
तो बलों की क्रिया रेखाएं आपको यहाँ दिखेगी। ये जो आपने क्षैतिज अक्ष बनाई है, ये है आपके पास F = QE की क्रिया रेखा। क्रिया रेखा का मतलब होता है वो क्षैतिज अक्ष जिस अक्ष के समांतर आपका बल लगा हुआ है, ठीक है, जिस अक्ष के अनुदिश आपका बल लगा हुआ है। इसी प्रकार नीचे वाला जो बल है F = -QE, इसकी क्रिया रेखा ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे एक लंब डालेंगे और लंब डालने के बाद ये जो दूरी हमें मिलेगी इसे ही हम कहते हैं यहाँ पर दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो इसे कैलकुलेट कैसे करें, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में ये दूरी आपकी D है और ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी आपका एंगल थीटा ही होगा। अब इस केस में ये जो दूरी आपके पास है ये हो जाएगी D cos थीटा, क्योंकि जिस दिशा में कोण बनता है उस दिशा में घटक कोस घटक होता है, और इसके लंबवत दिशा में आपके पास आ जाता है यहाँ पर D sin थीटा, ठीक है। यही वो लंबवत दूरी है जिसका मान हमें कैलकुलेट करना था, जो कि दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी है। तो यहाँ हमें लिखना होगा D sin थीटा, ठीक है। ये बलाघूर्ण का सूत्र कंप्लीट हो गया। बलाघूर्ण को टो से प्रदर्शित किया जाता है, तो वो हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये आपके पास बन गया FD sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम F का मान रखेंगे तो बल का मान क्या है, डायग्राम में पता चल रहा है, वो है QE D sin थीटा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर बलाघूर्ण का मान हो चुका है। अब इस बलाघूर्ण के सूत्र को हम चाहें तो द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी। पिछली बार जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी हमने ट्वाइस A ली थी। अब यहाँ पर डायग्राम के अंदर दोनों ध्रुवों की मध्य दूरी D दी गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे उसको Q × D, ठीक है। तो Q × D आपके पास बन जाता है P, जो कि है द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर हम Q और D को कंबाइन फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, P। तो ये बन जाएगा आपका टो = E और P sin थीटा, ठीक है। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, सदिश रूप में कन्वर्ट करना चाहें, तो यहाँ लिखेंगे हम टो वेक्टर बराबर, तो ये हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि A क्रॉस B यही आपका AB sin थीटा होता है, और यहाँ पर आपके पास AB sin थीटा का ही फॉर्मेट है, तो हम इसे लिख पा रहे हैं यहाँ पर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये आपके पास बल आघूर्ण का मान आ चुका है। ये बल आघूर्ण क्या करेगा, आपके द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का काम करेगा, ठीक है। अब ये बल आघूर्ण कब अधिक लगेगा, कब कम लगेगा, कब इसका मान अधिकतम, कब इसका मान न्यूनतम होगा, उन कंडीशंस की बात करते हुए चलते हैं। अगर आपको यहाँ पूछा जाए कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो बल आघूर्ण का मात्रक आप इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले P का मात्रक क्या होगा, तो P का मात्रक होता है कूलाम और मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कूलाम मीटर इसका मात्रक लिखेंगे, और बल आघूर्ण टो = है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपके पास कूलाम मीटर, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, तो इससे ये बन जाता है आपका न्यूटन मीटर, ओके। ऐसा ही मात्रक जो कि बल आघूर्ण का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका बल आघूर्ण कब अधिकतम होगा। तो सबसे पहली कंडीशन है आपके पास अधिकतम बल आघूर्ण की, मैक्सिमम बल आघूर्ण कब होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि बल आघूर्ण का सूत्र है अपने पास PE sin थीटा, और PE sin थीटा में यदि sin थीटा का मान अधिकतम होगा तो बल आघूर्ण का मान निश्चित रूप से अधिकतम हो जाएगा, और sin थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, जो कि थीटा = 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर जब थीटा 90 डिग्री होगा तो इसे हम डायग्राम में कैसे बनाएंगे, आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र, और उस बाह्य विद्युत क्षेत्र में आपका द्विध्रुव इस प्रकार रखा हुआ है, और उस द्विध्रुव में प्लस आवेश यहाँ पर है, माइनस आवेश यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में जो एंगल बन रहा है द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर और बाह्य विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के बीच में, ये जो एंगल बना हुआ है ये है 90 डिग्री, और जब आपके पास थीटा 90 डिग्री होगा तो उस केस में आपका sin थीटा हो जाएगा 1, तो आपके पास टो की वैल्यू हो जाएगी PE। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अधिकतम बल आघूर्ण कितना लग सकता है,
तो वो आपके पास अधिकतम लग सकता है PE। और ये किस अवस्था में लग रहा है? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र के लंबवत आपका द्विध्रुव रखा हुआ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के लंबवत, उस कंडीशन में बलागुण अधिकतम लगेगा, जो पुनः इस द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का कार्य करेगा। अब इसके बाद इसकी न्यूनतम अवस्था क्या है? न्यूनतम बलागुण कब लगेगा? तो यदि हम न्यूनतम बलागुण की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे टो मिनिमम। तो ये हो जाता है आपके पास सेकंड कंडीशन है टो मिनिमम। और ये कब होगी? तो सेकंड कंडीशन टो मिनिमम के लिए क्या करना होगा? हमारे पास सूत्र है PE साइन थीटा। अब साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है? साइन थीटा का न्यूनतम मान होता है 0। और वो कब होगा? दो एंगल्स पे, या तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। इन दोनों ही केस में आपके पास थीटा का मान, साइन थीटा का मान 0 होगा। और जब साइन थीटा 0 हो जाएगा तो टो का मान भी कितना हो जाएगा? 0। और ये आपके पास न्यूनतम मान होगा बलाघूर्ण का, जो आपके द्विध्रुव पर लगेगा। अब यदि आपका द्विध्रुव पहले से ही बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित है तो क्या बलाघूर्ण लगेगा इस पर? नहीं, क्योंकि प्लस आवेश पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और माइनस आवेश पर विपरीत दिशा में। तो नेट बल कितना हो गया? 0। जब दोनों समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में लगेंगे तो नेट बल 0 और कोई बलाघूर्ण भी नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही है। हमने क्या कहा था बलाघूर्ण के सूत्र में कि हमें बल का मान चाहिए और दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी चाहिए। यहाँ दोनों बल जब एक ही रेखा में लगेंगे तो दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी 0 हो जाएगी और उस केस में इस पर कोई बलाघूर्ण भी कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन है जिसमें बलाघूर्ण कार्य नहीं करता है। या एक कंडीशन और हम बात कर रहे हैं 180 डिग्री। तो दोनों कंडीशन बता देता हूँ मैं। एक कंडीशन में तो आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार है और आपने द्विध्रुव रख दिया है यहाँ पर। अब इस द्विध्रुव में प्लस आवेश आपने यहाँ रखा है, माइनस आवेश आपने यहाँ रखा है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो यहाँ पर आपने द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बना दिया है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। दोनों के बीच कोण कितना होगा? 0। तो 0 होने की कंडीशन में बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में आपका विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार है और इसमें आपने जो द्विध्रुव रखा है उस द्विध्रुव में प्लस आवेश यहाँ पर और माइनस आवेश यहाँ पर है और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कुछ इस दिशा में होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। इस केस में भी बलाघूर्ण का मान कितना होगा? 0। तो ये हमने अधिकतम और न्यूनतम बलाघूर्ण की शर्तें याद कर ली है, कब बलाघूर्ण अधिकतम लगेगा और कब न्यूनतम लगेगा। अब इसके बाद इसमें एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट और है और वो है आपका स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये पॉइंट हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साम्यावस्था क्या होता है। साम्यावस्था का मतलब है ऐसी अवस्था जिसमें आपके जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसा कि हमारा द्विध्रुव है, तो इस पर लगने वाला नेट बल 0 हो, उसे कहा जाता है साम्यावस्था। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी डायग्राम बनाए हैं इन सभी डायग्राम में नेट बल का मान 0 ही है। ठीक है, बट इसमें स्थायी साम्यावस्था या अस्थायी साम्यावस्था की बात कैसे की जाए, तो पहले हम स्थायी साम्यावस्था या अस्थायी साम्यावस्था को सही से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम के अंदर पहली सिचुएशन में एक पार्टिकल है और वो इस तरीके से किसी पात्र के पेंदे में रखा हुआ है। ठीक है, और अभी ये पार्टिकल क्या स्थायी साम्यावस्था में है? साम्यावस्था में होगा, क्योंकि ये रुका हुआ है, गतिमान तो है नहीं, रुका हुआ है। इसका मतलब है कि इस पर लगने वाले नेट बल का मान 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्टिकल साम्यावस्था में है, ये पार्टिकल भी रुका हुआ है, तो निश्चित रूप से ये भी साम्यावस्था में है। और ये पार्टिकल जो ऊपर रखा है ये भी रुकी हुई अवस्था में है, तो ये भी साम्यावस्था में होगा। ये तीनों ही आपके पास साम्यावस्था के उदाहरण हैं, बट तीनों प्रकार की साम्यावस्था ही अलग अलग है। ये जो साम्यावस्था है इसे हम कहेंगे स्थायी साम्यावस्था। इस प्रकार की साम्यावस्था में क्या होता है कि यदि आपने थोड़ा बल लगाकर इस पार्टिकल को अपने स्थान से विस्थापित कर दिया ऊपर की ओर, तो जैसे ही हम बाह्य बल हटाएंगे ये पार्टिकल दोबारा अपनी साम्यावस्था में पहुंच जाएगा। मतलब जिस अवस्था में ये अभी रखा है ये पुनः उसी अवस्था में लौट आता है यदि इस पर लगाए गए बाह्य बल को हटा लिया जाए।
तो इस प्रकार की जो साम्यावस्था होती है उसे हम कहते हैं स्थायी साम्यावस्था। ठीक है। दूसरी बात हम यह करें तो इस कंडीशन को ध्यान से देखें आप। इस कंडीशन में जो पार्टिकल है ये अभी साम्यावस्था में ज़रूर है, परंतु यदि आपने बाह्य बल लगाया तो ये पार्टिकल आगे चला जाएगा और बाह्य बल हटा लेने के बाद भी ये दोबारा अपनी अवस्था में पुनः लौट नहीं सकता है। तो अगर आपने इसे इस अवस्था से विस्थापित किया तो दोबारा इस अवस्था में आना इसके लिए संभव नहीं है। इस प्रकार की जो साम्यावस्था है उसे हम कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है। तो ये दो प्रकार की साम्यावस्थाएं आपको समझना होगा। अब यहाँ द्विध्रुव के ऊपर हम शर्त लगा दें तो द्विध्रुव के केस में जब हम बात करते हैं स्थायी या अस्थायी साम्यावस्था की, तो ये जो दो कंडीशंस आपको यहाँ दी गई हैं, इन दोनों कंडीशंस को आपको ध्यान से देखना है। ये जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन को हम कहेंगे स्थायी साम्यावस्था, क्योंकि अभी यहाँ पर द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल तो शून्य है। जितना अपने पास इधर माइनस क्यू के ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है F = QE, उतना ही प्लस क्यू के ऊपर लगता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो नेट बल तो हो चुका है शून्य। ठीक है। अब इसे समझने की कोशिश करें। प्लस आवेश यहाँ और माइनस आवेश यहाँ। बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार है। इस पर बल लगेगा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस पर बल लगेगा बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि ये माइनस आवेश है और ये प्लस आवेश है। ठीक है। तो नेट बल कितना हुआ? शून्य। यदि इस अवस्था से आपने इसको थोड़ा भी विस्थापित किया और अपना बाह्य बल हटा लिया तो ये प्लस आवेश पर जो बल लगेगा और जो माइनस आवेश पे बल लगेगा वो दोनों बल मिलकर के पुनः इसे इस तरीके से घुमा देंगे। मतलब जिस अवस्था में ये पहले हैं, अगर आपने इस अवस्था से इसको विस्थापित करने का प्रयास किया भी तो पुनः ये अपनी अवस्था में लौट आता है। इसे कहेंगे हम स्थायी साम्यावस्था। और वो मिलती है कब? जब आपके पास माइनस क्यू और प्लस क्यू ये हो गए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा जब समान हो, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो इस अवस्था को बोलते हैं हम स्थायी साम्यावस्था। तो ये आपके पास यहाँ पर स्थायी साम्यावस्था की कंडीशन हो गई। इसी प्रकार हम बात करें इस कंडीशन की, तो इस कंडीशन में क्या है कि अब आपका जो माइनस क्यू है वो इस ओर है और प्लस क्यू इस ओर है। बाह्य विद्युत क्षेत्र इस प्रकार बना हुआ है। माइनस क्यू पर लगता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में बल और प्लस क्यू पर लगता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल। तो दोनों बल विपरीत दिशा में है और परिमाण में समान भी। तो नेट बल कितना हुआ? शून्य। अब ये आपका साम्यावस्था में रखा हुआ है। आपने जैसे ही उसको घुमाया, अब इस पर बल इस दिशा में लगा है, इस पर बल इस दिशा में लगा है, तो ये पूरा घुमा करके इसको इस तरीके से विस्थापित कर देगा। तो जिस अवस्था में पहले रखा हुआ था उससे अगर आपने इसको विस्थापित किया भी तो पुनः उसी अवस्था में लौटना संभव नहीं है। ये घूम करके पूरा अपना एंगल चेंज कर लेगा। तो इस प्रकार की जो साम्यावस्था होती है उसे हम कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था, जिस कंडीशन में आपका ये द्विध्रुव रखा हुआ है। और ये होती है कब? जब आपके पास पी वेक्टर की दिशा क्या? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर और बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के बीच चल रहा हो 180 डिग्री कोण। तो इस कंडीशन में जब 180 डिग्री कोण होता है तो आपके पास हो जाती है अस्थायी साम्यावस्था। और जब 0 डिग्री कोण चल रहा होता है उस टाइम पे हमारी होती है स्थायी साम्यावस्था। ये दोनों कंडीशंस आपको अपने द्विध्रुव के लिए याद रखनी होगी। ठीक है।